नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक सभ्यता से तुलना करेंगे। देखेंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं थी, दोनों युगों में क्या क्या अंतर थी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से, इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें से इन दोनों टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अगर ठीक से देखेंगे तो आप लोग को कोई ना कोई हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक से मिल ही जाएगा। तो इस दोनों टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए, इस लाइन में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा हुआ है, इस लाइन में ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में लिखा है। और मैं स्टार्ट करते हैं। पहला समानता देख लेते हैं कि दोनों कौन सा युग कहलाती हैं। तो इसमें सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन कहलाती है, कांस्य युगीन। ओके, और ऋग वैदिक सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता है। ओके, अब काल देख लेते हैं कि कब से कब तक की समय को बोलते हैं सिंधु सभ्यता और कब से कब तक के समय को बोलते हैं ऋग वैदिक सभ्यता। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं सिंधु सभ्यता। और ऋग वैदिक सभ्यता उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को बोलते हैं ऋग वैदिक सभ्यता। ईसा पूर्व का मतलब आप सभी को पता ही होगा, ईसवी और ईसा पूर्व दो चीज़ें हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी बोलते हैं और उसके पहले के समय को ईसा पूर्व बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग समय का आकलन करते हैं, एक तरह से ईयर्स का। ओके, अब सभ्यता देख लेते हैं किस टाइप की थी। नगरीय थी सिंधु सभ्यता, जो थी नगरीय थी, वहाँ पे नगरे थे, वहाँ पे व्यापार होता था अच्छा खासा। और ये ऋग वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता भी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में लोहे से लोग अपरिचित थे, मतलब लोहा था लेकिन परिचित नहीं थे, उसको जानते नहीं था कि ये लोहा है। ठीक, लेकिन ऋग वैदिक काल सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में भी, मतलब उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल सभ्यता को डिवाइड किया गया है, जिसमें उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए जाके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। घोड़े से परिचित है कि नहीं सिंधु सभ्यता में? घोड़ा था, दोनों सभ्यता में थे, लेकिन परिचित थे दोनों। सिंधु सभ्यता में भी लोग परिचित थे घोड़ों से और ऋग वैदिक सभ्यता में भी लोग परिचित थे घोड़ों से। अगला देख लेते हैं, व्याघ्र और हाथी से लोग परिचित थे कि नहीं? तो सिंधु सभ्यता में परिचित हैं व्याघ्र और हाथी से, और उत्तर वैदिक काल में जाके ऋग वैदिक सभ्यता में लोग परिचित हुए हैं हाथी से और व्याघ्र से। ठीक, पवित्र पशु कौन सा माना जाता है दोनों सभ्यताओं में? पवित्र पशु सिंधु सभ्यता में बैल को माना गया है और पवित्र पशु ऋग वैदिक सभ्यता में गाय को माना गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछ सकता है कि ऋग वैदिक सभ्यता में पवित्र पशु कौन सी थी? ऑप्शन दे देगा बैल, गाय, घोड़ा, हाथी। तो इसमें से आप लोगों को चूज करना होगा, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। इस दोनों जो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इन दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चनों को आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों पे बेस्ड। मूर्ति पूजा जो है सिंधु सभ्यता में होती थी कि नहीं? मूर्ति पूजा का प्रचलन था सिंधु सभ्यता में, और ऋग वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मूर्ति पूजा के बारे में आप लोगों को सभी को पता ही होगा। उसके बाद अगला है कि लिंग पूजा होती थी कि नहीं सिंधु सभ्यता में? लिंग पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में, लेकिन लोग घृणा करते थे लिंग पूजा से ऋग वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन सा सभ्यता है जिसमें लिंग पूजा को मतलब की जाती थी? तो उसमें आप लोग सिंधु सभ्यता अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक मार देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कौन से देवी देवताओं की, कौन से देवियों की प्रधानता थी कि देवताओं की प्रधानता थी, कौन से युग में कौन प्रधान माना जाता था। तो देवमंडल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में
देवियों की प्रधानता थी, ठीक है, देवियों की पूजा ज़्यादा होती थी यानी प्रधानता थी। और ऋग्वैदिक सभ्यता में देवताओं की प्रधानता थी। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और अगला देखते हैं रक्षा उपकरण। रक्षा उपकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्षा उपकरण अल्प संख्या में प्राप्त थे। रक्षा उपकरण जो होता था सिंधु सभ्यता में, कहा जाता है कि रक्षा उपकरण को कम मतलब ज़्यादा उस पर शोध नहीं किया जाता था, ज़्यादा उस पर मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, तो इसीलिए अल्प संख्या में प्राप्त थी। और आधुनिक हथियार उस समय के हिसाब से ज़्यादा थे इसमें ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो संख्या कम थी हथियारों की और ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे हथियार नहीं थे। और ऋग्वैदिक काल में ठीक ठाक हथियार थे, ठीक है, और ज़्यादा संख्या में हथियार थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य सत्ता कैसी थी वहाँ पे? लोकतंत्र था या मतलब राज्यतंत्र था? तो देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी उस समय माना जाता है कि गणतंत्रात्मक सभ्यता थी, ठीक है, गणतंत्रात्मक होने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक। लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता में राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक सभ्यता है ऋग्वैदिक सभ्यता। तो ये ध्यान में रखना है, राजतंत्र था इसीलिए हथियारों की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। इस तरह से आप लोग दोनों टॉपिक को याद रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब देखते हैं लेखन से लोग परिचित थे कि नहीं उस समय में, सिंधु सभ्यता और ऋग्वैदिक काल सभ्यता में। तो लेखन से सिंधु सभ्यता में लोग परिचित थे और वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक सभ्यता में लोग अपरिचित थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट मैंने कवर किया है। ऋग्वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में तुलना की है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आप लोग के पास बोर्ड पे, एक चार्ट में, एक ही स्क्रीन पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।